हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसिड। व्हाट इज एसिड? फर्स्ट डिस्कस अबाउट द एसिड टर्म, फ्रॉम वेयर एसिड टर्म्स कम्स and what is the meaning of acid term. Actually, acid terms comes from the acidus. Acid terms actually comes from acidus. Acidus means sour. Acidus means sour. आइए हम लोग थोड़ा सा हिंदी में डिस्कस कर ले कि एसिड क्या है और एसिड जो टर्म है वो कहाँ से लिया गया है और एसिड का मतलब क्या है। एक्चुअली जो हम लोग एसिड के बारे में बात करना चाहते हैं, एसिड के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, एसिड जो हम लोग का है वो एसिडस से लिया गया है और एसिडस का मतलब होता है सावर। एसिडस जो टर्म है वो ग्रीक टर्म है। क्या हम लोगों का? ग्रीक टर्म। और एसिडस का मतलब क्या होता है? सावर। तो इसके बारे में डिफिनेशन कहा जाता है, दोज टाइप ऑफ सबस्टेंसेस विच हैव सावर टेस्ट नोन एज एसिड। यानी कि उस प्रकार का केमिकल सबस्टेंस जिसके पास कैसा टेस्ट हो? सावर टेस्ट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिड। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एसिड। खट्टा लगना। जैसे हम लोग कभी कभी आंवला खाते हैं, आंवला खाते हैं तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। हम लोग क्या अचार पड़ता है, हम लोग तो भोजपुरी में खटाई टर्म लेते, क्या कहते हैं? खटाई। यानी कि खट्टा लगने वाला। क्या है? खट्टा लगने वाला। यानी कि वैसा सबस्टेंस या वैसा केमिकल सबस्टेंस जिसके पास कैसा टेस्ट हो? सावर टेस्ट। कैसा टेस्ट हो? सावर टेस्ट होगा। तो उस प्रकार के केमिकल सबस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? एसिड। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एसिड। यानी डिफिनेशन क्या ले सकते हैं? दोज टाइप ऑफ केमिकल substances which have sour taste known as acids. known as acids. ये जो एसिड टर्म्स सबसे पहले जो आपका यूज किया गया था वो रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। किसके द्वारा यूज किया गया था? रॉबर्ट बॉयल के द्वारा इन 17th सेंचुरी। ये जो एसिड टर्म है, एसिड टर्म फर्स्टली यूज्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 17th सेंचुरी। अगर कोई कहे कि आपका ये जो एसिड टर्म है उसका सबसे पहले जो यूज किया था वो कौन थे? हमारे रॉबर्ट बॉयल साहब थे। कौन थे? हमारे रॉबर्ट बॉयल साहब। और ये एसिड टर्म का सबसे पहले यूज रॉबर्ट बॉयल ने किया था। कब? इन 17th सेंचुरी। ये हम लोग का जो टेस्ट के बारे में बात करें, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स होते हैं जो डिफरेंट हमारे जो फ्रूट्स हैं उनमें ये हमारे क्या पाए जाते हैं? एसिड्स पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के हैं या हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स के हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनदर हम लोग का वेजिटेबल्स हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं? हमारे एसिड्स के डिफरेंट टाइप्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, एसिटिक एसिड जो हम लोग का होता है, एसिटिक एसिड जो हम लोग का है ये विनेगर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है हम लोग का? विनेगर में। कहाँ पाया जाता है हम लोग का? विनेगर में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड जो हम लोग का है, ये हम लोग का टार्ट्रिक एसिड जो है ये टमारिंड में पाया जाता है। टमारिंड में पाया जाता है हम लोग का। मैलिक एसिड जो हम लोग का है, मैलिक एसिड हमारे एप्पल में पाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड हम लोग का है, सिट्रिक एसिड हम लोग का है ये जो हम लोग का लेमन और ऑरेंज जो है उन सभी में ये हमारे क्या पाए जाते हैं? एसिड्स पाए जाते हैं।
यानी कि विनेगर जो हम लोग को खट्टा लगता है, जो सावर लगता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि उस विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। टमारिंड के खट्टा लगने के पीछे जो रीजन हम लोग का है वो क्या है, उसमें कौन सा एसिड पाया जा रहा है, टार्टिक एसिड पाया जा रहा है। एप्पल जब कच्चा होता है, अनराइप्ड होता है, उस कंडीशन में हम देखते हैं कि एप्पल हम लोग कैसा लगता है, उसमें खट्टा लगता है, उसमें क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। लेमन तो हमें लग रहा है कि ऑल ऑफ यू नो इट हैव अ sour taste due to citric acid. Orange have also a sour taste due to citric acid. I mean, we can say that those type of fruits or grains which have a sour taste due to presence of acids in them. कोई भी हम लोग का जो फ्रूट्स है या अलग हमारे ग्रेन्स है या डिफरेंट हमारे वेजिटेबल्स हैं या अनदर सबस्टांसेस है, अगर वो सोवर टेस्ट उसमें आ रहा है, उसके पीछे एक ही रीजन है कि उसके पास क्या है, एसिड है, जिसके चलते वो कैसा लग रहा है, खट्टा लग रहा है। तुझे एसिड को डिफाइन करने का फर्स्ट मेथड था, पहला तरीका था, वी हैव अ डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट कंसेप्ट टू एक्सप्लेन acid terms. Different parameters are used to define acid. तो ये जो पहला हम लोग का जो डिस्कशन था एसिड को डिफाइन करने का, वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। टेस्ट के बेस पे हमने क्या किया है, एसिड को डिफाइन करने का काम किया है। अगर किसी भी सबस्टांस के पास यानी किसी भी केमिकल सबस्टांस के पास अगर हमारा क्या है, सावर टेस्ट है, यानी कि उस सबस्टांस के पास क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, तभी वो सबस्टेंस हमको कैसा लग रहा है, खट्टा लग रहा है। दूसरा हम लोग पैरामीटर्स यूज करते हैं, वो हम लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू यूज कर सकते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फल हम लोग टेस्ट के बाद यूज किए थे। दूसरा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पीएच पैरामीटर्स के बेस पे यूज कर सकते हैं। तीसरा हम लोग यूज कर सकते हैं कि जो हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है उन पे इसका क्या प्रभाव है। इसके अलावा हम लोग का यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है उसके ऊपर क्या प्रभाव है। उसके अलावा हम लोग का आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है उसके ऊपर क्या इसका प्रभाव है। या अगर इसको सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तब इसका क्या इफेक्ट है, वहां पर किस तरीके का ये केमिकल बिहेवियर को शो कर रहा है। इसकी बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एसिड्स को डिफरेंट डिफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन कंडीशंस को, इन टर्म्स को जो सबस्टेंस फॉलो करेंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। तो पहला जो हम लोगों ने बेस यूज किया है वो क्या यूज किया है, टेस्ट के बेस में डिफाइन करने का काम किया है कि अगर किसी भी सबस्टेंस के पास क्या है, सावर टेस्ट है, तो सबस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग सेकेंड बेस का यूज करते हुए इस एसिड को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। एसिड को डिफाइन करते हैं तो दूसरा हमने जो बेस लिया है वो क्या है, केमिकल बिहेवियर। कैसा बिहेवियर लिया हम लोगों ने, केमिकल बिहेवियर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर एसिड कैन आल्सो बी डिस्क्राइब। This concept was firstly given by Arrhenius in 19th century. एसिड को केमिकल बिहेवियर पर डिफाइन करने का या डिस्क्रिप्ट करने का जो सबसे पहला जो काम किया था वो कौन किया था, अरहेनियस ने किया था। किसने किया था, अरहेनियस ने किया था, और 19th सेंचुरी में किया था इन्होंने। और अकॉर्डिंग टू अरहेनियस वी कैन से दैट those substances which can dissociate or furnishes hydrogen ion in water known as acid. अरेनियस साहब क्या कहते हैं, those type of substances which can dissociate or furnishes hydrogen ion in water known as acid. अरेनियस साहब क्या कहते हैं कि वैसे केमिकल सबस्टेंस जिनको अगर क्या करें, अगर हम लोग वाटर में
डिजोल्व करने का काम करे। अगर वो क्या कर रहा है, वाटर में डिजोल्व करने के बाद से हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट कर रहा है, या हाइड्रोजन आयन को गिव आउट कर रहा है, या हाइड्रोजन आयन को फर्नेसेस कर रहा है, तो उस प्रकार के केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। सपोज दैट, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, सपोज दैट हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है HCl। हमारे पास क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस हमारे पास क्या है, HCl है, और हमको ये पता करना है कि ये हमारा क्या है, एसिड है या कोई हमारा अनदर सब्सटेंस है। तो एक तो पहला हमने जो पैरामीटर्स यूज किया था टेस्ट के बेस पे, लेकिन सभी एसिड्स को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ही हार्मफुल होता है। दूसरा हमने पैरामीटर्स जो यूज कर रहे हैं वो केमिकल बिहेवियर पर, यानी कि डिसोसिएशन इन वाटर के बिहेवियर पर हम लोग इसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग HCl को क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो देखते हैं कि जैसे ही इसको वाटर में डिजोल्व करने का काम करते हैं तो ये HCl इस वाटर में ब्रेक होकर के H प्लस प्लस Cl माइनस से ब्रेक हो जाता है। तो हम देख रहे हैं इस HCl को वाटर में मिलाने पर ये HCl क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करने का काम कर रहा है, यानी कि यह HCl हमारा क्या है, एसिड है। पहला एग्जांपल हमने देखा। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देख लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास H2SO4 हमारे पास कोई केमिकल सब्सटेंस है, हमको ये पता करना है कि एसिड है कि नहीं है। इसको सिंपली क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं। अगर वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये सब्सटेंस अगर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, एसिड है। देखा जाता है कि जब H2SO4 को वाटर में डिजोल्व करने का काम करते हैं तो H2SO4 क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करने का काम करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि H2SO4 भी हमारे क्या है, एसिड्स है। इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसों को देखते हैं कि जब इनको क्या करते हैं, अगर हम लोग वाटर में डिजोल्व करने का काम करते हैं तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करने का काम करता है। यानी कि वैसे सभी केमिकल सब्सटेंस जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करे, तो इस प्रकार के केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। इनको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड। और ये कंसेप्ट हमको कौन दिया था, अरेनियस साहब ने। कौन दिया था, अरेनियस साहब। एग्जाम्पल में तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग का HNO3 है। अगर इसको भी क्या करेंगे, आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करने का काम करेगा। ऐसे ही अगर आप क्या करते हैं, H3PO4 लेते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को यूज करते हैं, तो अगर उसको भी क्या करते हैं, आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये भी क्या करता है, हम लोगों का हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करने का काम करता है। इसी तरीके से हम लोग अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करने का काम करता है। यानी कि वैसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिसको अगर क्या करे, वाटर में डिजोल्व करे, अगर वो क्या करता हो, हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करता हो, फर्नेसेस करता हो वाटर में, तो इस प्रकार के केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, एसिड। तीसरा पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू तीसरा पैरामीटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, एसिड को डिफाइन करने के लिए, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर ये पीएच वैल्यू क्या है। पीएच जो टर्म है एक्चुअली इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। इस पीएच को हम आपको एक स्पेशल लेक्चर में इस पीएच को टोटली डिफाइन करने का प्रयास करेंगे और वो आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। अभी आप यहाँ समझिए कि पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इस पीएच के वैल्यू के ऊपर हम लोग सब्सटेंसेस को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करने का काम करते हैं, और इस पीएच वैल्यू के बेस पर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एसिड को डिफाइन करने का काम करते हैं। प्रैक्टिकली ये देखा गया है, those type of substances, those substances which have less than 7 pH value is known as acid। यानी कि वैसा केमिकल सब्सटेंस इसका पीएच वैल्यू क्या हो, 7 से कम हो, तो इस प्रकार के केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। क्या लिख सकते हैं, those substances which have less than
7 pH value known as एसिड यानी क्या कर सकते हैं कि वैसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका पीएच वैल्यू क्या हो 7 से कम हो, तो इस प्रकार के केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड के नाम से जानते हैं। पीएच वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग पीएच मीटर्स या अनदर हम लोग पैरामीटर्स का यूज करते हैं। डिफरेंट कलर्स के बेस पर भी हम लोग केमिकल सब्सटेंस के पीएच निकालते हैं। उसके लिए हम आपको स्पेशल लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और उस लेक्चर में हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि पीएच क्या है और पीएच को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पीएच को कैसे फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के लिए। मैं प्रयास करूंगा कि उसमें मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं कि किसी भी सब्सटेंस का पीएच को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। चलिए एग्जांपल्स इसमें देख लेते हैं। HCl का पीएच आप निकालेंगे वो 7 से कम आएगा, 1 से 2 के रेंज में आता है। ऐसे हम लोग का H2SO4 है, HNO3 है, H3PO4 है, H2CO3 है, HCOOH फार्मिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं इसको, CH3COOH एसिटिक एसिड है, ETC। बहुत सारे हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस है जिनका पीएच अगर निकालने पर वो 7 से कम आ रहा है, तो उन सभी केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि वो हमारे क्या हैं, एसिड्स। अभी तक हमने 3 पैरामीटर्स का यूज करके एसिड को डिफाइन करने का काम किया। अगला हम लोग बात करते हैं, एक और चीज आपके दिमाग में होना चाहिए सर, अभी तक ये जो पीएच वैल्यू है ये पीएच मीटर से हम लोग देखते हैं या हम लोग डिफरेंट अनदर्स मटेरियल्स का यूज करते हैं सब्सटेंसेस की पीएच वैल्यू को फाइंड करने के लिए। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग केवल कलर के माध्यम से पता कर सकते हैं या उसके सुगंध से डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ उसको मिला करके अगर उस सब्सटेंसेस का जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बेस पर हम पता कर सकते हैं कि वो सब्सटेंस हमारा एसिड है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग आगे जो पैरामीटर्स यूज करेंगे वो डिफरेंट हमारे पास इंडिकेटर्स यूज करेंगे और इंडिकेटर्स में हम लोग 3 तरीके के इंडिकेटर्स यूज करते हैं। और फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, हम लोग आर्टिफिशियल इंडिकेटर की बात करेंगे। क्लियर? Let's discuss about acid on the basis of changes in behaviors of different indicators। तो अगला हम लोग का क्या है, on the basis of change in behavior of indicators। इसमें हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला हम लोगों का olfactory indicators। ये एक्चुअली olfactory इंडिकेटर्स का यूज उस प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए यूज करते हैं जो ब्लाइंड है, आई ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकता है। हालांकि इसका यूज आई ब्लाइंड या जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है वो भी क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं कि एसिड ये सब्सटेंस हमारा है कि नहीं है स्पेशली। लेकिन ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज किया जाता है ब्लाइंड आई ब्लाइंड स्टूडेंट्स के द्वारा। इस केस में हम लोग 2 तरीके का सब्सटेंस यूज करते हैं। पहला हम लोग ओनियन पील का यूज कर सकते हैं या दूसरा हम लोग वनीला यूज करते हैं। ओनियन पील हमारे पास एक सब्सटेंस है, अगर इस ओनियन पील में अगर हम लोग क्या ऐड करें, एसिड ऐड करें या अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस ऐड कर रहा है, अगर उस सब्सटेंस के ऐड करने के बाद से जो ओनियन पील हमारा जो था अगर उसके ऑर्डर में किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर जो हमने ये सब्सटेंस लिया हुआ है
अगर इस सब्सटेंस के मिलाने के बाद नो चेंज इन ऑर्डर, नो चेंज इन ऑर्डर है, यानी कि ये जो सब्सटेंस हमने जो मिलाया है इसमें ओनियन पील में, तो वो सब्सटेंस हमारा कौन होगा, वो हमारा कौन होगा, एसिड होगा। इसी तरीके से सपोज दैट अगर हमारे पास क्या है, वनीला है, क्या हमारे पास है, वनीला है, और वनीला का जो ऑर्डर है वो हमारा ऑर्डर जो भी हो, अगर उसमें अगर हम लोग कोई सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं, अगर उस सब्सटेंस के ऐड करने के बाद अगर इस वनीला के ऑर्डर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये सब्सटेंस हमारा कौन होगा, एसिड। कौन होगा, हमारा एसिड होगा, यानी कि नो चेंज इन ऑर्डर। यानी कि वैसे सब्सटेंसेस को ओनियन पील या वनीला में ऐड करने के बाद से ओनियन पील या वनीला के ऑर्डर में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, तो उन सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड। आइए हम लोग पांचवें बेस के बारे में बात कर लेते हैं। पांचवा जो हम लोगों ने जो बेस यूज किया है एसिड को डिफाइन करने का, वो हम लोग का क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। क्या यूज किया हम लोगों ने, नेचुरल इंडिकेटर यूज किया। नेचुरल इंडिकेटर कहने का मतलब है वैसे इंडिकेटर्स, पहले इंडिकेटर का क्या मतलब, इंडिकेटर कहने का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि जो हम लोग केमिकल सब्सटेंस यूज किए हैं वो एसिड है, बेस है, साल्ट है, और इस इंडिकेटर के बिहेवियर में चेंज के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, उस सब्सटेंस के नेचर को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। इसमें एक टर्म लगा हुआ है नेचुरल। नेचुरल मतलब कि वैसे इंडिकेटर्स को क्या किया गया है, नेचर से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसमें हम लोग सबसे पहला, सबसे जो कॉमन जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स है एसिड, बेस और साल्ट को कैटेगराइज करने का, उसमें हम लोग यूज करते हैं लिटमस। क्या यूज करते हैं, लिटमस। इधर लिटमस है एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन। कहां से लिया गया, इसको लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। और ये लिटमस हमारा जो है एक्चुअली पर्पल कलर का होता है। कैसे कलर का है, पर्पल कलर। ये हमारा लिटमस जो है एक्चुअली पर्पल कलर का है। और इस लिटमस में दो तरीके का पेपर हम लोग का आता है। एक हम लोग का ब्लू लिटमस पेपर आता है, ब्लू लिटमस पेपर हम लोग का आता है। दूसरा हम लोग का क्या आता है, रेड लिटमस पेपर आता है। इसमें हम लोग एक्चुअली बात करते हैं ब्लू लिटमस पेपर पे। अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, अगर इस लिटमस पेपर के ऊपर अगर कोई हम लोग सब्सटेंस को, ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास मान लीजिए कोई टुकड़ा है, एक सपोज मान लीजिए इतना बड़ा हमारे पास कोई कागज का इतना बड़ा हमारे पास टुकड़ा है, और ये जो टुकड़ा है वो कौन है, ब्लू लिटमस पेपर। वो कौन है हम लोग का, ब्लू लिटमस पेपर। अगर इसके ऊपर कोई सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं, अगर सब्सटेंस को ऐड करने के बाद से इस ब्लू लिटमस पेपर के कलर जो है ब्लू से कैसा हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हमने जो सब्सटेंस यूज किया है वो सब्सटेंस हमारा क्या है, एसिड है। कौन है, हमारा एसिड है। इसी तरीके से देखा जाता है कि अगर हमारे पास कौन है, रेड लिटमस पेपर है, यानी कि इतना बड़ा हमारे पास मान लीजिए कि रेड लिटमस पेपर है, अगर इसके ऊपर किसी सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं और उसके बाद से कोई भी उसके कलर में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो सब्सटेंस हमने यूज किया ये भी कौन था, हमारा एसिड। क्लियर। यानी कि एसिड क्या है, दोज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कैन चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड इज नोन एज एसिड, नोन एज एसिड। या इसके अलावा लिटमस पेपर के अलावा लिटमस सॉल्यूशन भी आता है हमारा। क्या आता है, लिटमस सॉल्यूशन विच है वो पर्पल कलर। अगर लिटमस सॉल्यूशन अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को ऐड करने के बाद से उस लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाए, रेड हो जाए, तो यानी कि वो जो हमारा सब्सटेंस है वो कौन है, एसिड है। वो कौन है, हमारा एसिड। यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स के बेस पर जो हम लोग यूज कर सकते हैं, जो हम लोग कह सकते हैं, यानी कि दोज टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कैन टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड इज नोन एज एसिड। और वी कैन आल्सो से दैट दोज टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कैन चेंज अ लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड फ्रॉम पर्पल कलर इज नोन एज एसिड। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं वो बेस नंबर 6, यानी कि सिक्स्थ पैरामीटर्स फॉर डिफाइन एसिड। यह हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स में इसमें हम लोग मेनली
सिंथेटिक इंडिकेटर में दो इंडिकेटर बड़ा ही कॉमन है। तो पहला हम लोगों का जो है वो फिनोलेफ्थिन हम लोगों का है, फिनोलेफ्थिन है। दूसरा हम लोग का क्या है, मिथाइल ऑरेंज। दूसरा हम लोग का क्या है, मिथाइल ऑरेंज है। फिनोलेफ्थिन जो हमारा सॉल्यूशन है, ये फिनोलेफ्थिन सॉल्यूशन जो हमारा है वो एक्चुअली कलरलेस सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हम लोग का है, कलरलेस सॉल्यूशन। और ये जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो सॉल्यूशन है ये एक्चुअली हम लोग का ऑरेंज कलर का है। कैसा हम लोग का है, ऑरेंज कलर। इस तरीके का है, ऑरेंज कलर का है। अगर सपोज दैट फिनोलेफ्थिन आपने सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन में आपने क्या ऐड किया, कोई सब्सटेंस को ऐड किया। क्या किया आपने, इसमें कोई सब्सटेंस ऐड किया, कोई केमिकल सब्सटेंस ऐड किया, और उस देखा कि अगर उस केमिकल सब्सटेंस को और हम लोग फिनोलेफ्थिन में ऐड करने का काम कर रहे हैं तो उस फिनोलेफ्थिन के कलर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। नो कलर चेंज इन फिनोलेफ्थिन। तब वो सब्सटेंस जो हमारा जो इसमें हमने क्या किया था, फिनोलेफ्थिन में ऐड करने का काम किया था, तो वो सब्सटेंस हमारा कौन है, वो एक्चुअली हमारा कौन है, एसिड है। यानी कि इसके बेस पे हम कह सकते हैं those type of chemical substances which cannot change the color of phenylephrine is known as acid। यानी कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसको फिनोलेफ्थिन में ऐड करने पर फिनोलेफ्थिन के कलर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं आता है, तो वो सब्सटेंस हमारा कौन है, वो एक्चुअल में एसिड है। On the basis of methyl orange, it is also a type of synthetic indicator। इसके बारे में मिथाइल ऑरेंज हमारा किस कलर का है, ऑरेंज कलर का है। देखा जाता है कि वेर और केमिकल सब्सटेंस, मैं आपने मान लिया इसमें भी आपने क्या किया, कोई केमिकल सब्सटेंस को आपने ऐड करने का काम किया और देखा कि ये मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का था, अगर इसका कलर चेंज होकर के कैसा हो रहा है, रेड हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो सब्सटेंस आपने यूज किया, ये सब्सटेंस एक्चुअल में कौन था, एसिड था। यानी कि मिथाइल ऑरेंज के बिहेवियर में चेंज के बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि दोज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच कैन चेंज अ मिथाइल ऑरेंज कलर फ्रॉम ऑरेंज टू रेड इज नोन एज एसिड। यानी कि वैसे केमिकल सब्सटेंस जो क्या करते हो, मिथाइल ऑरेंज के कलर को रेड में कन्वर्ट करने का काम करते हो, तो उस प्रकार के केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, एसिड। इसके अलावा बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बेस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एसिड को डिफाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। अभी पीछे जो भी हमने यूज किया, वो चाहे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज किया, या हमने सिंथेटिक इंडिकेटर का यूज किया, या हमने नेचुरल इंडिकेटर को यूज करने का काम किया, वो केवल और केवल यही बता रहा था कि यह जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है कि नहीं है, लेकिन उस एसिड का स्ट्रेंथ कितना है इस बात को डिफाइन नहीं कर पा रहा था। तो इसको डिफाइन कौन करेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, उस एसिड के स्ट्रेंथ को भी डिफाइन करने का काम करते हैं। मैं इसके बारे में डिस्कस, आपको जो मैं अभी विषय डिस्कस कर रहा था पीएच वैल्यू के बारे में, मैं पीएच वैल्यू में ही यूनिवर्सल इंडिकेटर्स टर्म और वहां पर क्या क्या हमारे कंसेप्ट आते हैं, उन सभी कंसेप्ट को मैं पीएच वाले में ही डिस्कस कर दूंगा। क्लियर। अभी तक आप जो लेक्चर में डिफाइन हमने का प्रयास किया है वो एसिड क्या है, और एसिड को डिफाइन करने के डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है उसको हमने देखा, और डिफरेंट एग्जांपल्स भी हमने एसिड से देखे। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे इस लेक्चर में डिफरेंट एसिड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। क्या वो सभी जो हमने एसिड देखा है उन सबका नेचर एक ही तरीका है, उन सबको एक ही सोर्स से एक्सेप्ट किया गया है, सबका जो बिहेवियर है वो क्या एक ही तरह का है या डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो उसको अलग अलग कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करने का काम करते हैं। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को डिफरेंट
पैरामीटर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम लोग बात कर सकते हैं कि उस एसिड्स को कहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, सोर्स क्या है उसके एक्सट्रैक्शन का। दूसरा हम लोग बात कर सकते हैं कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसकी बेसिसिटी क्या है, उसका आयोनाइजेशन का बिहेवियर क्या है। इन सभी बिहेवियर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसके कहने का मतलब है कि एसिड्स को कहाँ से प्राप्त किए, कहाँ से पाए हैं, उसके बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एसिड्स को हम लोग सोर्स के बेस पर दो कैटेगरी में क्लासिफाई करने का काम करते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, इसके बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। और दूसरा हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। क्या बात करते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में दो टर्म है। एसिड को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि एसिड क्या है। इसमें एक टर्म आया हुआ है ऑर्गेनिक, और ये जो ऑर्गेनिक जो हमारा टर्म है, ये ऑर्गेनिक टर्म ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, यानी कि दोज टाइप ऑफ एसिड्स, वैसे एसिड्स इसको हम लोग कहां से प्राप्त कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है प्लांट से, एनिमल से। तो उस प्रकार के एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि लिविंग थिंग्स से। कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स से, यानी कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है प्लांट, एनिमल। इस एग्जाम्पल के तौर पे बात करें आप, अभी बात हो रही थी मैलिक एसिड को, देखा था कि एप्पल से एक्सट्रैक्ट किया था। अभी आपने सिट्रिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने इसको कहां से प्राप्त किया था, लेमन से प्राप्त किया था। ऑरेंज से एक्सट्रैक्ट करने का काम किया था। टार्ट्रिक एसिड के बारे में हमने बात किया था, तो तमरिंड से प्राप्त करने का काम किया था। इसके अलावा लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से प्राप्त करने का काम करते हैं। इसी तरह हम लोग अगर हम लोग बात करने का प्रयास करें फॉर्मिक एसिड, तो वो हम लोग एंट से प्राप्त करते हैं। तो यानी कि वैसे हमारे एसिड जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्लांट से, एनिमल से, फंगाई से, प्रोटिस्टा से, मोनेरा से, अगर इसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करें तो इस प्रकार के एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो एग्जाम्पल में आप अभी बात ही कर रहे थे, मैलिक एसिड की बात करें हम, या हम लोग एसिटिक एसिड की बात करें, अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड की बात करें, हम लोग फॉर्मिक एसिड की बात करें, अगर हम लोग लैक्टिक एसिड की बात करें, हम लोग ईटीसी कर सकते हैं। यानी कि वैसे एसिड्स जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि लिविंग थिंग्स से। तो इस प्रकार के एसिड्स को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। दूसरा हम लोग क्या बात करते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से प्राप्त नहीं कर रहे, यानी कि लिविंग थिंग्स से प्राप्त नहीं कर रहे। लिविंग थिंग्स के अलावा अनदर सोर्स से शिफ्ट करने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। इसका एक और नाम है मिनरल एसिड, और एक और क्या नाम है, मिनरल एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करना चाहें तो इनऑर्गेनिक एसिड वैसा एसिड है जिसको कहाँ से शिफ्ट करते हैं, रॉक्स से, या कहाँ हम लोग मिनरल से शिफ्ट करते हैं। इस प्रकार के एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। इसीलिए मिनरल से शिफ्ट करते हैं, इसीलिए इसका क्या नाम रखे हैं हम लोग, मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। यानी कि वैसा एसिड जिसको हम लोग कहाँ से शिफ्ट करें, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें अगर आप, तो HCl की बात करें, H2SO4 की बात करें, HNO3 की बात करें, H3PO4 की बात करें, etc। ये जो भी हमारे एसिड हैं, ये सभी एसिड हमारे कैसे एसिड हैं, इनऑर्गेनिक एसिड है। यानी कि वैसे एसिड जिसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, रॉक से या मिनरल से। तो इस प्रकार के एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। जैसे हम लोग HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, H3PO4 है, etc।
तो ये हम लोगों का एक पैरामीटर से क्या सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पर एसिड को क्या किया हमने क्लासिफाई करने का काम किया। सर हमने जो बेस यूज किया है वो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे सर जी कि ये बेसिसिटी है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या है जिसके बेस पर आप क्या कर रहे हैं इस एसिड को क्लासिफाई करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो क्या कर लेते हैं कि व्हाट इज बेसिसिटी। बेसिसिटी का क्या मतलब है? बेसिसिटी सिंपली डिफाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट बाई एसिड्स इन वाटर। जो हमारा एसिड है वो कितनी संख्या में हाइड्रोजन आयन को वाटर में डिसोसिएट कर सकता है, वह नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन उस एसिड के एक मॉलिक्यूल का क्या करता है बेसिसिटी को डिफाइन करने का काम करता है। क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिसोसिएटेड बाय वन molecule of acid in water। बेसिसिटी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिसोसिएटेड बाय वन मोलिक्यूल ऑफ एसिड इन वाटर क्या करता है उस एसिड के बेसिसिटी को डिफाइन करने का काम करता है। और इस बेसिसिटी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं एसिड को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करने का काम करते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी वी कैन क्लासिफाई एसिड्स इनटू थ्री कैटेगरी। फर्स्ट इज द मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। पहला हम लोग बेसिसिटी के बेस पे पहला जो हम लोग का कैसा एसिड है मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब क्या एक, मोनो मतलब क्या होता है एक यानी कि सिंगल, यानी कि दोज टाइप ऑफ एसिड which dissociate a single hydrogen ion in water is known as monobasic acid। यानी कि वैसे एसिड जो क्या करते हो एक हाइड्रोजन आयन को, कितने हाइड्रोजन आयन को, सिंगल हाइड्रोजन आयन डिसोसिएटेड बाय देम इन वाटर इज नोन एज मोनोबेसिक एसिड। एग्जांपल के तौर पे बात करें अगर आप, जैसे आप HCl के एक मोलेक्यूल की बात करें, HCl एसिड लिया और उसकी कितने मोलेक्यूल की बात करें एक मोलेक्यूल को, अगर इस HCl को आपने किसमें मिलाया वाटर में मिलाया H2O में, तो ये क्या हो रहा है H पर प्लस प्लस क्या हम लोग का Cl पर माइनस। तो हम देख रहे हैं कि एक मोलेक्यूल जो हमने HCl का लिया हुआ है तो ये एक HCl क्या कर रहा है एक हाइड्रोजन आयन को, कितने हाइड्रोजन आयन के, एक हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट कर रहा है, यानी कि HCl कैसा एसिड है मोनोबेसिक एसिड। पहला एग्जांपल लिया हमने। दूसरा एग्जांपल आप बात कर सकते हैं, आपने मान लीजिए कि HNO3 लिया और इस HNO3 एसिड का एक मोलेक्यूल आपने कंसीडर किया और इसको आपने किसमें मिलाया वाटर में डिसॉल्व करने का काम किया, तो आपने देखा कि ये HNO3 क्या हो रहा है H पर प्लस प्लस क्या NO3 माइनस ब्रेक करने का काम कर रहा है, यानी कि यह HNO3 एक हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट कर रहा है किसमें वाटर में, जब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं मिला कर रहे हैं उसके एक मोलेक्यूल की बात कर रहे हैं, ये बात दिमाग में रखेंगे। यानी कि HNO3 भी कैसा एसिड है मोनोबेसिक एसिड। क्लियर है सभी को? दूसरा हम लोग जब बात करते हैं डाइबेसिक एसिड, डाई मतलब दो, यानी कि वैसा एसिड जो क्या करता हो दो हाइड्रोजन आयन यानी कि टू हाइड्रोजन आयन डिसोसिएटेड इन वाटर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे डाइबेसिक एसिड। ट्राई मतलब कि थ्री हाइड्रोजन आयन डिसोसिएटेड इन वाटर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे ट्राइबेसिक एसिड के नाम से जानेंगे। तो दूसरा हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं वो हम लोग किसकी बात कर लेते हैं डाइबेसिक एसिड की। किसकी बात कर लेते हैं डाइबेसिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। डाइबेसिक एसिड क्या है एक्चुअली, डाइबेसिक एसिड, डाई जो टर्म है डाई का मतलब क्या है टू, यानी कि वैसे एसिड जिसका एक मॉलिक्यूल को अगर हम लोग क्या करें वाटर में डिसॉल्व करें तो वो क्या करता हो दो हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करता हो, तो उस प्रकार के एसिड को हम लोग क्या कहेंगे डाइबेसिक एसिड। यानी किसमें हम लोग क्या कह सकते हैं
2 हाइड्रोजन आयन dissociated by single molecule of acid in water। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डाई बेसिक एसिड। एग्जाम्पल पर तौर पर बात करें हम लोग, ऐसे हम लोग का H2SO4 है। अगर आपके H2SO4 को एक मोलेक्यूल लिया, आपने कितना लिया, उसके एक मोलेक्यूल को कंसीडर किया, अगर आपने उसको क्या किया हुआ है, वाटर में डिजोल्व करने का काम किया, तो आप देखेंगे क्या होता है, 2H पर प्लस प्लस SO4 पर -2, यानी कि एक H2SO4 का मोलेक्यूल जो है वो क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करने का काम कर रहा है। यानी कि यह जो H2SO4 जो यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैसा एसिड है, डाइबेसिक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, ट्राइबेसिक एसिड के बारे में बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग, ट्राइबेसिक एसिड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ट्राइबेसिक एसिड, तो ट्राई मतलब क्या होता है, 3, यानी कि 3 हाइड्रोजन आयन क्या करता हो, डिसोसिएट करता हो किसी एसिड का एक मोलेक्यूल, तो उस प्रकार के एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइबेसिक एसिड। हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात कर लेंगे हम लोग, H3PO4 को अगर हमने लिया और हमने क्या देख रहा है, इसको किससे मिला रहे हैं, H2 में डिसॉल्व करने का काम कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं क्या कर रहा है, 3H पर प्लस प्लस PO4 पर -3, यानी कि ये क्या कर रहा है, 3 हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट कर रहा है किसमें, वाटर में, यानी कि H3PO4 क्या हमारे एक तरीके का ट्राइबेसिक एसिड है। कैसा एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड है। तो अभी तक जो हमने क्लासिफाई किया है, बेसिसिटी के बेस पर हम लोग एसिड को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। मोनोबेसिक, यानी कि जब वो क्या कर रहा हो, किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन को वाटर में डिसोसिएट कर रहा हो। डाइबेसिक मतलब क्या, किसी एसिड का एक मोलिक्यूल अगर वाटर में 2 हाइड्रोजन डिसोसिएट कर रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक मतलब कि वैसे एसिड जिसका एक मोलिक्यूल को हम लोग क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करें, तो वो क्या कर रहा हो, 3 हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइबेसिक एसिड। चलिए नेक्स्ट हम लोग तीसरा बात कर लेते हैं, थर्ड पैरामीटर यूज कर लेते हैं क्या करने के लिए, एसिड को क्लासिफाई करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। On the basis of ionization, इसमें हम लोग पहला बात करते हैं, इसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं आयोनाइजेशन के बेस पे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। पहला हम लोग क्या बात कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा हम लोग क्या बात करते हैं, वीक एसिड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, those type of acids which show 100% dissociation in water is known as a strong acid। 100% dissociation का क्या मतलब है, अगर किसी एसिड को अगर हमने वाटर में मिलाया और उसके फॉर्मेशन में जो भी हमारे कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं, अगर वो टोटली ब्रेक डाउन को शो कर रहे हैं, टोटली डिसोसिएट हो जा रहे हैं, उस प्रकार के एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, वीक एसिड क्या है, those type of acids which do not show 100% dissociation in water is known as weak acid। तो क्या लिखेंगे, those type of acid which show 100% dissociation in water known as a strong acid। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर ले, एग्जाम्पल में बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक एसिड, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक एसिड जो हमारे हैं वो कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl हमारे पास है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सभी हमारे कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड के बारे में बात करें तो जस्ट उसका अपोजिट है, दोज टाइप ऑफ एसिड्स व्हिच डू नॉट शो 100%
डिसोसिएशन इन वाटर known as वीक एसिड। एग्जाम्पल में इसमें क्या हम लोग का है, ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल में हमारा क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल में हमारा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। कैसे एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे हम लोग का फॉर्मिक एसिड हम लोग बात कर रहे थे, एसिटिक एसिड के बारे में, मैलिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे, लैक्टिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे, टार्ट्रिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे। वो सभी हमारे एसिड कैसे कहलाएंगे, वीक एसिड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहने का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन कहने का जो यहाँ मीनिंग है, अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन वाटर। यानी कि अगर हमने वाटर लिया है और वाटर में हमने क्या किया है, एसिड को मिलाया है, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो उस एक्वस सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट ज़्यादा है या कम है, उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, एसिड को दो टाइप्स में क्लासिफाई करने का काम करते हैं। पहला हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड, यानी कि दोज टाइप ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इन विच हाई अमाउंट ऑफ एसिड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज नोन एज कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट में क्या होगा, लेस अमाउंट या लेस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को या उस प्रकार के एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड। यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड जो है, यानी कि हाई अमाउंट ऑफ, यानी कि वहां पर आपके क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ, यानी कि हाई अमाउंट ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये डाइल्यूट क्या है, लेस अमाउंट ऑफ एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या कौन के एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, वैसा ही एसिड जिसमें एसिड का जो अमाउंट है वो एक्वस सॉल्यूशन अगर हमारा क्या है, हाई है, चाहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड या कौन एसिड। डाइल्यूट एसिड कैसा एसिड है, इसमें हम लोग का एसिड का जो अमाउंट है वो क्या हो, एक्वस सॉल्यूशन में कम हो, लेस हो। तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, या उस प्रकार के एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड। यह जो हमारा कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट एसिड का जो कंसेप्ट है, ये रिस्पेक्टिवली देखते हैं। किसका देखते हैं हम लोग, रिस्पेक्टिवली। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो एसिड के बारे में डिस्कस किया कि एसिड क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, उसको क्लासिफाई करने का, एसिड को डिफाइन करने का। अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसमें हम लोग उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और साथ साथ उसकी क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को पढ़ने से पहले एक और चीज दिमाग में रखेंगे कि आप अभी इस टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं रघु केमिस्ट्री पर, और आप रघु केमिस्ट्री के इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम आपसे अप्रिशिएट होंगे और हम क्या होंगे, अधिक से अधिक वीडियो आपको बना करके अच्छा वीडियो बनाने का आपको प्रयास करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। साथ साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले जो हमने डिस्कस किया हुआ है मैटर इन सराउंडिंग के टॉपिक्स के बारे में, हम उसको आपको वहां पर लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आप सभी लोग हमारे चैनल रघु केमिस्ट्री को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी ना भूले। चलिए तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले जो हम लोग इसमें जो हम लोग बात करेंगे
जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हमारा डिस्कशन जो होगा वो टेस्ट होगा। टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट ऑफ एसिड। हमें लग रहा है कि सभी लोग जानते हैं इसका टेस्ट कैसा है, सोवर टेस्ट है। कैसा टेस्ट है इसका, सोवर टेस्ट है। चलिए दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं नेचर ऑफ एसिड जो होता है। नेचर ऑफ एसिड कैसा होता है, कोरोसिव नेचर। कैसा नेचर है एसिड का, कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर कहने का मतलब होता है कि सब्सटेंस का ऐसा नेचर जिस नेचर को ऐसा क्या करे, किसी भी सब्सटेंस को प्रोवाइड करे, डिस्ट्रॉयड करे, तो उस प्रकार के नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोसिव नेचर कहते हैं। और ये हमारा जो एसिड है इसका भी नेचर कैसा है, कोरोसिव। अगर आपके पास एसिड है, एक्चुअली आप लोग बैटरी एसिड देखे होंगे, H2SO4। बैटरी में जो एसिड डालते हैं उसको हम लोग बैटरी एसिड कहते हैं। उस एसिड का जो फॉर्मूला है वो हमारा H2SO4 है। अगर आप उसमें किसी आयरन का रोड डीप करेंगे, कुछ समय के बाद देखेंगे कि वो आयरन के रोड को क्या किया है, डिस्ट्रॉय करने का काम किया, यानी कि प्रोवाइड करने का काम किया है। इसी तरीके से आप अगर कहाँ जाते हैं, सोनार के यहाँ जाते हैं, सोनार के यहाँ हम लोग क्या लेके जाते हैं, ज्वेलरी। आप गोल्ड का या सिल्वर का कोई ज्वेलरी लेकर के जाते हो, क्या करते हैं, उसको सफाई कराने का काम करते हैं। होता क्या है कि वो क्या करता है, HCl और HNO3 का मिक्सचर का एक उसके पास एसिड होता है, और उसमें क्या करता है, एक आपके सिल्वर को उसमें डिप करने का काम करता है। और एक्चुअल में होता क्या है, वो आपका एसिड क्या करता है, उस सिल्वर के एक लोहे को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या करने लगता है, वो आपका सिल्वर शाइनिंग करने लगता है। यानी कि वहां पर वो क्या कर रहा है, सिल्वर को प्रोवाइड करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। यानी कि जो एसिड का नेचर है वो कैसा नेचर है, कोरोसिव नेचर है। ऐसे ही ये बर्निंग सेंसेशन दिखाता है कहां पर, स्किन पर। अगर आपके स्किन पर अगर क्या गिर जाए, एसिड गिर जाए, तो वो क्या करता है, उस पूरे स्किन को जला देता है। इसको हम लोग कहते हैं बर्निंग सेंसेशन। तो एसिड क्या शो करता है, बर्निंग सेंसेशन शो करता है, बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन। ऑन स्किन, स्किन पे क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन को शो करता है। अगर आपके स्किन पर गिरेगा तो क्या करेगा, स्किन को जला देता है। आपने एसिड अटैक सुना होगा, छपाक, अभी एक मूवी आई थी, मूवी में क्या करता है वो छपाक, यानी कि एसिड को अगर किसी आप व्यक्ति के चेहरे पर फेंकेंगे तो क्या करता है, उसके चेहरे को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि इसका जो नेचर है वो क्या करता है, जलाने वाला नेचर है, क्या करता है, उसको स्किन को जला देने का काम करता है। तो ये हमारे एसिड के पहला हम लोग टेस्ट के बारे में, सोवर टेस्ट नेचर कैसा है, कोरोसिव नेचर है। तीसरा हम लोग का क्या है, हम लोग स्किन पर स्किन और इफेक्ट को देखे तो कैसा इफेक्ट दिखाता है, बर्निंग सेंसेशन इफेक्ट को शो करने का काम करता है। अगला हम लोग जब बात कर लेते हैं एक्शन ऑन मेटल, मेटल पर इसका क्या एक्शन है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एक्चुअल में अगर आपके पास एक्टिव मेटल है, मेटल मैं यहां जो बात कर रहा हूं कैसा मेटल लिया हूं, एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल कहने का मतलब है वैसा मेटल जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, उस प्रकार के मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव मेटल के नाम से जानते हैं। अगर आप मेटल को किसी रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के पास, तो आपको क्या मिलेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जनरल फार्मूला हमारे पास है कि व्हेन एक्टिव मेटल रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बात करना चाहे तो Fe प्लस H2SO4 ले लीजिए। Fe हमारा क्या है, मेटल है, और H2SO4 हमारा क्या है, एसिड है। अगर ये क्या बनाएगा हमारा FeSO4, और साथ में क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो FeSO4 यहाँ पर क्या है, साल्ट है, और H2 हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो हम देख रहे हैं कि यह जो एग्जाम्पल है ये क्या कर रहा है, इस फार्मूले को फॉलो करने का काम कर रहा है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी हमारा एक्टिव मेटल है, अगर वो किससे रिएक्शन करने वाला है एसिड के साथ, तो वो क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है सभी को। चलिए दूसरा अगला हम लोग जो अभी तक जिसका हम लोग 4 प्रॉपर्टी पढ़ने का काम किया है, 5वीं प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। इसके बारे में बात कर लेते हैं। 5वां हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं कि एक्शन ऑफ मेटल, एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट
एंड बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या है? मेटल होगा, कार्बोनेट मतलब कि CO3 होगा उसके साथ। मेटल बाइकार्बोनेट का मतलब है कि मेटल होगा, हाइड्रोजन होगा और उसके साथ क्या होगा? CO3 होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटल बाइकार्बोनेट। एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर सकते हैं, इसका भी हमारे पास एक जनरल फार्मूला है कि वेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, वेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट फॉर्म साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? हमारा इवॉल्व होता है। क्या होता है? हमारा इवॉल्व होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट फॉर्म साल्ट प्लस CO2 एंड वाटर। तो जनरल फार्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके लिए? जनरल फार्मूला क्या लिखेंगे? एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे। इसके जनरल फार्मूला के लिए बात करना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, या हम लोग क्या कर सकते हैं? मेटल बाइकार्बोनेट। तो इससे क्या बनने वाला है? साल्ट प्लस CO2 प्लस क्या हम लोग का? H2। क्या बनने वाला है? साल्ट प्लस CO2 प्लस H2। एग्जाम्पल के तौर पे आप बात कर लीजिए। आप मान लीजिए क्या ले लिया आपने? आपने ले लिया यहां पर, आपने ले लिया H2SO4। क्या ले लिया आपने यहाँ पर? H2SO4। और साथ में आपने क्या ले लिया? CO3। तो H2SO4 आपका क्या है? एसिड है, और CaCO3 क्या है? मेटल कार्बोनेट है। ये हमारे पास क्या है? मेटल कार्बोनेट है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? साल्ट, यानी कि हमारा क्या बनने वाला है? CaSO4 प्लस CO2 प्लस क्या बनेगा हम लोग का? H2। तो हम देख रहे हैं कि एसिड किसे रिएक्ट कर रहा है? मेटल कार्बोनेट के साथ। तो ये क्या बन रहा है हम लोग का? साल्ट प्लस CO2 प्लस क्या बन रहा है हम लोग का? H2। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम लोग का कोई क्या होगा? एसिड होगा और हमारा क्या होगा? मेटल बाइकार्बोनेट होगा। इसको आप पॉज करके इसको नोट करेंगे, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग बात करना चाहें, एग्जांपल नंबर ये हम लोग का 1 हो गया और एग्जांपल नंबर हम लोग का क्या हो गया? 2 हो गया। तो अगर हम लोग के पास क्या है? एसिड हमारे पास मान लीजिए कि HCl है, और हमने क्या ले लिया यहाँ पर? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया, MgHCO3। तो यहाँ पर भी हमारा क्या बनेगा? MgCl2 प्लस CO2 प्लस क्या बनेगा हम लोग का? H2O। तो ये हम लोग का क्या है? एसिड, और ये हमारे पास क्या है? मेटल बाइकार्बोनेट है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहाँ पर क्या बन रहा है? ये हम लोग का साल्ट प्लस क्या? CO2 प्लस H2O। यानी कि इससे एक कंफर्म हो रहा है कि अगर हमारे पास कोई एसिड है, अगर वो एसिड हमारा है, अगर वो किससे रिएक्ट करेगा? मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से, तो बनेगा साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये हमारे पास क्या मिला हमको? एक जनरल फार्मूला। और इस जनरल फार्मूला से क्लियर हो रहा है when acid react with metal carbonate or metal bicarbonate form salt CO2 and H2O। एग्जाम्पल में हमने लिया है एसिड और मेटल कार्बोनेट, तो मिला है साल्ट CO2 प्लस H2O। यहाँ हमने लिया है एसिड और मेटल बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पर क्या मिला है? साल्ट CO2 प्लस क्या मिला हमको? H2O। चलिए हम लोग अगला बात कर लेते हैं। इसका प्रॉपर्टी नंबर हम लोग क्या बात कर लेते हैं? 6। क्या बात कर लेते हैं हम लोग? प्रॉपर्टी इसकी 6 बात कर लेते हैं। एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल ऑक्साइड्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेटल ऑक्साइड्स, थोड़ा सा इस टॉपिक्स को डील करने से पहले थोड़ी सी मेटल ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में जान लेते हैं। मेटल ऑक्साइड्स जो एक्चुअली हम लोग का है, इसका जो नेचर होता है ये बेसिक वेवर होता है। कैसा वेवर शो करता है?
बेसिक बिहेवियर। क्यों? क्योंकि metal oxides show basic behavior due to when metal oxides react with water for metal hydroxides. We already know that any substances which have hydroxides that it have basic nature. मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो कैसा नेचर है? बेसिक नेचर है। कैसा नेचर है? बेसिक। ये चीज क्लियर है? चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखा जाता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म करता है? साल्ट एंड वाटर। यानी कि जनरल फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? जनरल फार्मूला हमको क्या मिलेगा यहाँ? एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड से क्या बनेगा यहाँ? यहाँ हमको मिलने वाला है साल्ट प्लस क्या हम लोगों का? वाटर। साल्ट प्लस क्या मिलेगा हमको? वाटर। साल्ट प्लस वाटर। ये हमको क्या मिल गया? जनरल फार्मूला। यानी कि कोई भी अगर एसिड है, अगर वो किससे रिएक्ट कर रहा है? मेटल ऑक्साइड के साथ, तो वो क्या बनाने वाला है? साल्ट एंड वाटर। क्या बनाने वाला है? साल्ट एंड वाटर। एग्जांपल के तौर पे बात कर ले हम लोग। एसिड के रूप में सपोज दैट हमने क्या ले लिया? HCl ले लिया। क्या ले लिया हमने? HCl। और इसका रिएक्शन करा दिया हमने किसके साथ? कॉपर के कैल्शियम के ऑक्साइड के साथ। इसे करा दिया हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। HCl हमारा एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? मेटल ऑक्साइड है। और जब ये देखा जाता है कि व्हेन HCl रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड फॉर कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या हम लोगों का? वाटर। तो ये हम लोग का क्या है? साल्ट है। ऐसे ही सपोज दैट एग्जांपल नंबर 1 हम लोग का हो गया Eg1, Eg2 बात कर ले। अगर हम लोग बात करना चाहें, सपोज दैट हमारे पास एसिड क्या है? H2SO4। इसका रिएक्शन क्या है? किससे? हमने MgO से। हम देखते हैं कि वे H2SO4 एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी से कर रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। तो ये क्या फॉर्म करता है? MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या हम लोग का? टाइप ऑफ साल्ट। और साथ में क्या फॉर्म करता है हम लोग का? वाटर। क्या फॉर्म करता है? वाटर। यहाँ हम देख रहे हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। चलिए अगला हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। किसका? एसिड का। इसमें क्या बात कर लेते हैं? एक्शन ऑफ एसिड ऑन बेस। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अगर हमारा एसिड है किसी रिएक्शन करने वाला है बेस के साथ, तो क्या बनाएगा? साल्ट एंड वाटर। यानी क्या लिख सकते हैं कि व्हेन एसिड react with base form salt and water। क्या बनाएगा? salt and water। I mean we can say that as a general formula acid plus base convert into salt plus water। Example as an acid we treated HCl, as a base we treated NaOH. Then we seen that for NaCl plus H2O, NaCl is a salt, H2O is a water, NaOH is a base, HCl is a acid. Another example number 2, here we consider H2SO4, here we consider CaOH का whole twice and calcium hydroxide as a base. Then we seen that here formed CaSO4 plus H2O. Here CaSO4 is a salt, H2O is a water. That's clear? तो ये हमारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है किसके बारे में? एसिड्स के बारे में। अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे वो एसिड के फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर के बारे में बात कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस जो सीबीएसई एग्जाम्स क्लास 10th में पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे कंपटीशन नीट जेईई या अनदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हमारे होते रहे हैं, उन कम्पिटिटिव एग्जामों में एसिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन है,
और उन क्वेश्चंस क्या आते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसे ही आप हमारे इस चैनल रघु केमिस्ट्री को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करते रहेंगे हमारे वीडियो को, तो आपको बहुत सारा हम आपको इम्पोर्टेंट कलेक्शंस आपको देते रहेंगे। इसके अलावा जिस दिन हमारा जो व्यूअर और जिस दिन हमारा ये चैनल एक के भी सब्सक्राइब हो जाएगा उस दिन से मैं आपको सभी लेक्चर्स का PDF भी प्रोवाइड करूंगा। तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या हम लोग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एसिड एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगला हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या हम लोग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट एसिड। पहला तो क्वेश्चन आता है कि जो हमारा एसिड है वो क्या हमेशा सॉल्यूशन के फॉर्म में ही रहेगा कि पाउडर के फॉर्म में भी रह सकता है, पाउडर के फॉर्म में भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन। लेकिन एक चीज यहाँ पर दिमाग में नोट रखना है कि अगर हमारा एसिड अगर हमारा पाउडर के फॉर्म में है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करेगा। जब तक हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं होगा, और जब तक हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं होगा तब तक उसके पास कोई भी एसिडिक कैरेक्टर्स नहीं होगा। यानी कि एक चीज क्लियर हो गया कि एसिड्स हमारे सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होते हैं और ड्राई फॉर्म्स में भी होते हैं, लेकिन जो इसका एसिडिक बिहेवियर है, एसिडिक नेचर है, वो केवल और केवल कब शो करेगा जब हम उसको कहाँ डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। कहाँ डिसॉल्व करेंगे, वाटर में। दूसरा पॉइंट हम लोग का जो है एसिड्स अगर हमारे ड्राई फॉर्म्स में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब ड्राई फॉर्म में रहेगा उस समय उसके पास कोई भी हीट फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए दो कंडीशन है, या तो सबस्टेंस के पास फ्री आयंस हो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। लेकिन जब हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं वहां हम लोग फ्री आयंस की बात कर सकते हैं। जब हमारा एसिड जब सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा यानी कि वाटर में डिसॉल्व किए होंगे तभी उसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा, तभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करेगा। तो दो क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किससे, हम लोगों का एसिड से। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि वे एसिड रिएक्ट विथ मेटल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। पूछता है कि हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रहा है, हाउ कैन प्रूफ, तो वहां से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व हो रहा है, उसको आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस को प्रूफ करने के लिए अगर आप सपोज दैट एग्जांपल की तारीफ बात करें हम लोग, when acid react with metal form salt and हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को प्रूफ करना है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं, अगर आपने क्या ले लिया है यहाँ पर, आपने एक बीकर लिया, क्या लिया आपने, एक क्या लिया यहाँ पर बीकर लिया, और बीकर में आपने सपोज दैट HCl लिया हुआ, क्या लिया हुआ आपने इसमें HCl, HCl हमारा क्या है, एसिड, HCl क्या है हमारा एसिड है। अगर आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं बाहर से, जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या ऐड कर रहे हैं इसमें आप, जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, हमारा ये क्या है, मेटल है। तो हम जानते हैं कि मेटल और जब क्या मिलेगा हमारा, एसिड मिलेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, साल्ट प्लस क्या मिलेगा हम लोगों का, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पर मेटल हमने क्या लिया हुआ है, जिंक, और एसिड हमारा क्या है, HCl, तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा, यहाँ पर बनेगा Cl2 प्लस क्या बनेगा हम लोग का, हाइड्रोजन गैस। हमको प्रूफ करना है कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देखते हैं, जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स को यहाँ पर नीचे की तरफ करेंगे तो बहुत सारे बबल्स इवॉल्व होंगे, और वो बबल से कंफर्म करेगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व हो रहा है।
दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैच स्टिक को चलाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या साउंड प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड। पॉप साउंड प्रोड्यूस होना ये कंफर्म करेगा यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व हो रहा है। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन हमारे क्या हुए हैं, पूछे जा चुके हैं। जो नेक्स्ट हम लोग का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब हम लोग का एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो हम जानते हैं क्या फॉर्म करता है, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के। बट हाउ कैन यू प्रूफ कि हेयर CO2 गैस इवॉल्वेड, कैसे आप प्रूफ करेंगे कि जब हमारा कोई एसिड क्या हो रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट या किसके साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, साल्ट प्लस वाटर और प्लस क्या हम लोगों का CO2 इवॉल्व कर रहा है। कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एसिड के रूप में हमने क्या ले लिया, यहाँ पर HCl ले लिया है और इसको हमने किसके साथ रिएक्शन करा दिया, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया, हमने यहाँ पर किसका यूज किया, अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट का, तो देखेंगे कि वहां पर क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस क्या बन रहा है, CO2। तो CO2 कैसे यहाँ निकल रहा है, उसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि जब हमारा एसिड और एक क्या हम लोग का मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट कर रहा है आपस में, तो वो क्या कर रहा है, साल्ट प्लस वाटर और प्लस में क्या हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हो रहा है, उसको प्रूफ करना। हाउ कैन यू प्रूफ, एक तो तरीका है कि गैस के ऊपर क्या माचिस की तीली लेकर जाए, अगर वो बुझ गया तो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं CO2, तो प्रूफ कर देगा कि वहां पर CO2 इवॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास कोई एग्जामिनर आ गया, वो कहे कि बिना कैंडल का यूज किए हुए आप क्या करेंगे, CO2 को प्रूफ करेंगे, क्योंकि वो लेबोरेटरी है, हो सकता है कि वहां पर आग पकड़ ले। वो कहे कि बिना मैच स्टिक्स के बर्न कराए आप प्रूफ करिए कि वहां से क्या हो रहा है, CO2 हम लोग का इवॉल्व हो। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। मान लीजिए कि आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, एक कंटेनर नहीं कहे, बीकर ज्यादा बेटर रहेगा, एक बीकर लिया आपने, बीकर में आपने CO3 लिया है और उसमें आपने क्या ऐड कर रहे हैं, HCl। ये रिएक्शन होगा और यहाँ से क्या निकल रहा होगा, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से निकलेगा क्या हम लोग का CO2। इसको क्या करते हैं, दूसरा एक और हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और बीकर ले लेते हैं और इसमें आप क्या करिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है हम लोग का, कलरलेस। कैसा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कलरलेस। अगर यहां से जो हम लोगों का CO2 गैस निकल रहा है, इसको अगर हम लोग क्या करें, डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से यहां तक पहुंचाने का काम करें, जैसे ये CO2 आएगा, ये CO2 क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या होगा, CO2 से क्या बनेगा, CaCO3। क्या बनेगा वहां पर, CaCO3। और ये कलरलेस से कैसा आने लगेगा, मिल्की व्हाइट। कैसा आने लगेगा, मिल्की व्हाइट। और जैसे ही मिल्की व्हाइट होगा, ये प्रूफ करेगा कि यहाँ से कौन सा गैस निकल रहा है, CO2 गैस निकल रही है। क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम लोग का एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो वहां CO2 जो इवॉल्व होता है उसको कैसे प्रूफ करें कि CO2 निकल रहा है। तो सिंपली हम लोग जो रिएक्शन हो रहा है वहां से CO2 को क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में पास कराएंगे। जब पास कराएंगे देखेंगे कि वहां पर CaOH का होल ट्वाइस जो कलरलेस था वो क्या हो रहा है, मिल्की व्हाइट हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्या करेगा, CO2 से रिएक्ट करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट में। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, मिल्की व्हाइट कलर का होता है। प्यारे मित्रों, आप इस सभी वीडियो को अभी आप देख रहे थे रघु केमिस्ट्री पर, और रघु केमिस्ट्री इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।